सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। देखिए, इंडियन पॉलिटी की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम देखेंगे अब नागरिकता। ये आपकी अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण होगा, इससे प्रश्न भी मिलेंगे। नागरिकता से संबंधित देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग दो में हैं के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में जिक्र है किसका? नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का विवरण है। ये प्रश्न देखिए 18 में आया भी है। भारतीय संविधान नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 11 5 से 11 में है, तो 11 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधी अन्य सभी विषयों पर कानून बना सकता है। तो ये संघ सूची का विषय है नागरिकता। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न 5 विधियों से आप कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। कौन कौन सी 5 विधियाँ हैं? पहला तो है जन्म के आधार पर, फिर वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक रूप से देशीकरण द्वारा, राज्य क्षेत्र के अधिग्रहण द्वारा। संपत्ति का अधिग्रहण भारत की नागरिकता प्राप्त करने का आधार नहीं है, किंतु जन्म बता दिया आपको, वंश के आधार पर, देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता का अंत, जैसे कहते हैं लोप, 3 प्रकार से हो सकता है। कैसे? कि यदि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता चली जाएगी और स्वयं से त्यागने पर चली जाएगी, और सरकार अगर आपको आपके कृत्यों के आधार पर वंचित कर रही है तो उस आधार पर चली जाएगी नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत का आवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार संबंधी उपबंध हैं 6 में। 7 में पाकिस्तान का आवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार संबंधित है। अनुच्छेद 8 में क्या है? 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार संबंधी उपबंध है। 5 से 11 तक है। और अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाती है। ये भी आपको बता दिया है। और देखते हैं क्या है, ये देखते हैं। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में यह प्रावधान किया गया कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व भारत में आकर रहने वाले कहाँ के? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, जैनों, पारसियों तथा ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। कब? 31 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व जो आकर रह रहे हैं। कौन कौन से धर्म हैं ये आपको बता दिए। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। ये इनको छोड़ा गया है, इन क्षेत्रों को। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होगा। और देखते हैं, अब देखिए है मूल अधिकार। देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में है मूल अधिकारों का वर्णन। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो होगा मूल अधिकारों को, 12 से 35 तक जिनका वर्णन है। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है। यूनाइटेड किंगडम से मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूके से लिए गए हैं। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान समय में संविधान के द्वारा 6 मौलिक अधिकार सभी को प्रदान किए गए हैं, जिसमें है फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी, जिसे कहते हैं समानता का अधिकार, किसमें है? 14 से 18 में। स्वतंत्रता का है 19 से 22 में। और शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपका अनुच्छेद 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 में। सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30 में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। अर्थात देखिए, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में वर्णित है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। 15 अनुच्छेद कहता है धर्म, मूल जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। इसी तरह लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता उसको मिलेगी, ठीक है। और अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी जिसे कहते हैं, इसका अंत ही इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। और स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 में है। 19 से 22 में क्या है? 19 कहता है अनुच्छेद कि किसी व्यक्ति को
स्वतंत्र है वो अपने कुछ भी कहने के लिए, थे वाक बोलने की स्वतंत्रता है। इसके तहत क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन कर सकता है, संघ बना सकता है, सहकारी समितियां बना सकता है, ठीक। और भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूम हो सकता है, और भारत के राज्य क्षेत्र किसी भाग में निवास करने या बस जाने की उसको स्वतंत्रता प्राप्त है। जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय या उपजीविका व्यापार करने की व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त है। अभी एक पॉइंट देखेंगे इम्पोर्टेंट कि मूल अधिकारों में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, तो 44वां संविधान संशोधन में 1978 में जो हुआ था, इसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से श्रेणी से हटा दिया गया। पूछा गया भी है ये 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है, और अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में इसको शामिल कर लिया गया है। अगला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट का में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना गया है। प्रेस की स्वतंत्रता, इसी के तहत न्यायपालिका और मतदाताओं की सूचना के आधार को भी निहित माना गया है। चलिए और देखते हैं अनुच्छेद 20 क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब प्रवृत्ति विधि उस लागू का अतिक्रमण के नियम कानून को नहीं मानेगा, तभी उसको स्वतंत्रता का हनन हो सकता है। और किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं, अपने स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता। वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। इसी तरह अनुच्छेद 21 है, देखिए क्या कह रहा है 21 अनुच्छेद, ये कह रहा है भारतीय संविधान के 21 अनुच्छेद में दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कहीं भी जाने का अधिकार, विदेशी भ्रमण का अधिकार दिया गया है। और उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए अनुच्छेद 21 में नियुक्त माना गया है। अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की गई है। ये तो मालूम होगा, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, निजता का अधिकार, ठीक। तो ये चीज़ें हैं आपकी। और देखते हैं इसमें अधिकारों में अगला है आपका ये अनुच्छेद का 21 का देखिए इंपॉर्टेंट है, ये आता है 21 का में क्या है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट किस में आता है, 21 का में है 6 से 14 तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसा है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत 86वां संविधान संशोधन ये आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके तहत क्या होगा, 6 से 14 तक के बालकों को, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक, उनका ये मौलिक अधिकार है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का 6 से 14 तक के बालकों के लिए। अनुच्छेद 22 में ये कहा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है कि उसकी गिरफ्तारी के कारणों से वो अवगत हो कि क्यों गिरफ्तार किया है। 24 घंटे के अंतर निकटतम दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के समय उसको प्रस्तुत किया जाएगा, और उसे पसंद के विधि व्यवसाय में परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। और निवारक निरोध क्या है, अनुच्छेद 22 के खंड जोड़े गए हैं, जो इसमें 3, 4, 5, 6 में निवारक निरोध के प्रावधानों का उल्लेख किया गया, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अपराध करने से पहले नहीं गिरफ्तार किया जा सकता। गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह की अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है, ठीक है। यदि इससे अधिक समय के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को निरुद्ध करना है तो सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद है आपका 23 और 24 में। इसमें क्या है, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार व बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। मानव का व्यापार नहीं होगा, और बाल श्रम या किसी तरह का जबरन मजदूरी नहीं कराई जाएगी, बंधुआ मजदूरी जिसे कहते हैं। अनुच्छेद 14 में है कारखानों और जोखिम कार वाले व्यवसायों में 14 वर्ष से कम बच्चों को, आयु वर्ग के बच्चों के लिए नियोजन का प्रतिबंध उनको नहीं लगाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 25 से 28 में दी हुई है। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण करने, किसी भी धर्म को व्यक्ति मान सकता है, प्रचार कर सकता है, उसी के अनुसार आचरण कर सकता है। अनुच्छेद 25 और 28 ये कहता है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार किसमें है, 29 और 30 में है।
ठीक। इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण होगा, सुरक्षा उनको प्रदान की जाएगी, अनुच्छेद 29 और 30 में है। और मोस्ट टर्म का जो इम्पोर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक, संविधान की आत्मा भी जिसे बाबा साहब ने कहा है, भीमराव अम्बेडकर जी ने, तो ये अनुच्छेद 32 में है। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए इस अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के 5 तरह की निर्देश या आदेश जारी कर सकता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रच्छा, ये 5 तरह के रिट जारी कर सकता है उच्चतम न्यायालय। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? न्यायालय द्वारा यह आदेश बंदी व्यक्ति की प्रार्थना पर उसे बंदी बनाने वाले अधिकारी को जारी किया जाता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में उपस्थित करे और बंदी बनाए जाने के उसको कारण की वैधता पर विचार किया जा सके। जब न्यायालय को पता चलता है किसी व्यक्ति को गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई तो न्यायालय द्वारा बंदी बनाए गए अधिकारी को बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश दिया जाता है। अधिकारी पर प्रश्न पूछा जाता है कि आपने हॉर्बस कॉर्पस जिसे कहते हैं, ठीक है, उसको क्यों बंदी बनाया, आप स्पष्टीकरण जारी कर किया जाता है उसको कि बिना कारण किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। परमादेश क्या है? जब कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का, जब कोई अपना काम ना करे, इसको कहते हैं मैंडेमस परमादेश, ठीक है। अधिक पदाधिकारी सार्वजनिक कार्यों का पर निवर्तन नहीं करता है तो उसको कहते हैं परमादेश, अपने कर्तव्यों का पालन न करना, परमादेश। प्रतिषेध क्या है? सर्वोच्च न्यायालय उसके उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र के बाहर के न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए। प्रतिषेध, यदि कोई उच्च न्यायालय किसी राज्य का ऐसा काम करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र के में नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय ये रिट जारी करेगा जिसे कहते हैं प्रतिषेध, ठीक। उत्प्रेक्षण क्या है? उत्प्रेक्षण है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश जारी करके आदेश दिया जाता है कि वो अपने लंबी मुकदमों को उसके पास भेजे। उत्प्रेक्षण क्या है कि कोई राज्य का उच्च न्यायालय, ठीक है, ऐसा काम करता है जो उसके अधिकार में नहीं है या उसके पास लंबित प्रकरण हैं, वो तो सर्वोच्च न्यायालय अपने अंडर में ले सकता है, इसको कहते हैं उत्प्रेक्षण, ठीक। अधिकार प्रच्छा क्या है? कोटो वारंटम, ये इंपॉर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे लोक पद को धारित करता है जिसके पास उसके कोई वैधानिक अधिकार नहीं है तो अधिकार प्रच्छा इसलिए जारी किया जाता है कि वो ऐसा कोई काम कर रहा है या उस पद पर है जिसकी उसके पास योग्यता नहीं है, तो अधिकार प्रच्छा, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हमने आपको बताया। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। देखिए, आया भी है प्रश्न ये। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके आपातकाल में सारे अधिकार आपके समाप्त हो जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा ये निलंबित किया जा सकता है। यह शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है कि आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकार उसको नहीं प्राप्त होंगे, बाकी मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के पश्चात 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि संविधान के मूल ढांचों को छोड़कर संसद मूल अधिकारों में भी परिवर्तन कर सकता है। ये 1973 में केशवानंद भारतीवाद के तहत ये हुआ गया कि मूल अधिकार को नहीं डिस्टर्ब किया जाएगा, बाकी मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, संविधान के मूल ढांचे में नहीं परिवर्तन होगा, ठीक है। तो अगला है, मूल अधिकार वाद योग्य नहीं है, इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, ये देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत को स्थापित करते हुए राज्य व्यवस्था को की लोकतांत्रिक प्रवृत्ति आधारभूत संरचना का अनिवार्य घटक है। अब राज्य के अगला है आपका नीति निर्देशक तत्व, देखते हैं हम ये किसमें है। ये संविधान के भाग 4 में है, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में है। 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व की राज्य किस प्रकार से चलेगा। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, ठीक। इसे लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं करा जा सकता, यानी कि वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन ऐसे कार्य जो राज्य को करना चाहिए अपने जनता की भलाई के लिए, ठीक।
राज्य के नीति निषेध तत्वों की उत्पत्ति कराची प्रस्ताव से खोजी गई थी और इन नीति निषेध तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 में उल्लिखित है। 37 में अनुच्छेद ऐसा वर्णन है। नीति निषेध तत्वों के उपबंध न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। हमने आपको बता दिया, ये न्यायालय द्वारा लागू इनको नहीं किया जा सकता। ये तो राज्य को करने चाहिए, ये जो नीतियाँ हैं, ठीक। इसके सिद्धांत राज्य के संचालन में मूलभूत फंडामेंटल चीज़ें हैं। राज्य का कर्तव्य है कि इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करें। अनुच्छेद 38 के तहत संविधान के तहत यह व्यवस्था की कि राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगी। और 39 का देखते हैं, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की जा गई है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए आता है, पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 40 में। इसके तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान द्वारा अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। अगला है अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान है। और अनुच्छेद 42 क्या है? अनुच्छेद 42 कह रहा है कि काम की न्यायसंगत और मनोवोचित दशाओं का और प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। सॉरी, अनुच्छेद 43 के तहत कर्मकारों के निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है, ठीक। और नेक्स्ट देखते हैं, 36 से 51 तक के हैं आपको नीति निषेध तत्व। इसमें अनुच्छेद 44 में क्या है? एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 इम्पोर्टेंट है, ठीक। और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, और ये देख लीजिए इसमें अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और 50 में क्या है? राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 51 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान किए गए हैं, ठीक। तो ये तो हमने आपको बताया मूल अधिकार और नीति निषेध तत्व, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मौलिक कर्तव्य देखते हैं, ठीक है। ये मौलिक कर्तव्य जो संविधान के भाग 4 का में है, ठीक है। 4 में तो नीति निषेध तत्व है, 4 का में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य। 51 का अनुच्छेद है, ठीक। इसके बारे में आपको बताएंगे। विद्यार्थियों, सीरीज चल रही है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते रहिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।